हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि भंडारी जी उदयपुर शहर के भंडारी परिवार के जो सब बहुत बड़ा प्रतिष्ठित परिवार के अंदर उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने उदयपुर का भंडारी परिवार का ही नहीं, राजनीति का ही नहीं, उदयपुर का गौरव बढ़ाया। वो हमारे लिए गौरव की बात है। इसी तरह से आज हम भंडारी जी राजनीति के अंदर पार्टी के अंतिम हस्ताक्षर थे। भंडारी जी कह देते थे कि भाई ये दिशा है तो उसके आगे कोई भी कहता भंडारी जी ने कहा उसके बाद किसको पूछना है, वही था। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ कि भंडारी जी 2004 में अंतिम बार उदयपुर आए थे। वो अपनी इच्छा से, उनका परिवार रहता था, फिर भी उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि इस बार मैं तुम्हारे यहीं रहूँगा। 7 दिनों तक उदयपुर रहे और अंतिम बार मेरे ही है। जिस दिन भंडारी लाल का निधन हुआ, सवेरे 5:30 बजे जब मेरे पास फोन आया, मैं सोच नहीं पाया। मैंने भाई साहब को बताया 5:45 6 बजे दिल्ली बताया। तो आज ऐसे महामना का जो पुण्यतिथि है, हम सभी कार्यकर्ता उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राजनीति के अंदर चले व्यक्ति का जो पंडित दीनदयाल जी ने उद्घोष किया उसी मार्ग से चढ़े। मेरा आदरणीय जितने भी आज सम्मानित होने वाले महानुभाव पधारे हैं, जितनी उन्होंने सेवा की है, जितना उन्होंने राजनीति के अंदर अपनी एक बूंद अपने जीवन की समर्पित करके इस देश की सेवा की है, वो हमारे पास उस सेवा को शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। फिर से भंडारी ट्रस्ट की और हमारा गौरव बढ़ा। भंडारी ट्रस्ट की अब तक की सारी गतिविधियां और भंडारी जी के संपूर्ण जीवन पर एक विहंगम सा दृश्य प्रस्तुत किया। सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट। अनवरत राष्ट्र साधना 1968 में गंगानगर, 1975 में जयपुर के जिला प्रचारक अपने जीवन से कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया। तत्पश्चात 11 वर्षों तक उदयपुर विभाग प्रचारक और 1989 से 2003 तक प्रांत प्रचार व्यवस्था प्रमुख उत्तर आसाम रहकर पूर्वांचल में संघ कार्य को विस्तार दिया। 2004 से 2009 तक उत्तर क्षेत्र एवं राजस्थान क्षेत्र में प्रियवर श्री मोतीलाल जी शर्मा एवं श्रीमती सुंदरबाई के सुपुत्र आप श्री ने फाल्गुन कृष्णा 3 विक्रम संवत 2003 12 फरवरी 1947 को जन्म लिया और ग्रामीण परिवेश में रहते अपनी प्रतिभा के बल शिक्षा में सदैव उच्चतर स्थान प्राप्त कर शिक्षा प्राप्त कर डीएवी कॉलेज अजमेर से बीएससी कृषि मृदा विज्ञान में स्नातकोत्तर कृषि एवं पीएचडी की। आपका शोध प्रबंध पर प्रबोधन होने से बिना साक्षात्कार के स्वीकार कर लिया गया। शैक्षिक जगत का दीर्घकालीन अनुभव जॉब में पटेल सम्मान देकर किया है। आपकी विद्वता, विनयशीलता और शूरवीरों को प्रतीक करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवन प्रति स्वनाम धन्य प्रचारक भी दिए हैं। जिले के लोसल ग्राम में श्री चांदमल जी अग्रवाल एवं मोहिनी देवी की सुसंतति के रूप में श्री जुगल किशोर जी का जन्म हुआ। विद्यालय काल में ही प्रचारक, 4 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे जुगल जी बाल स्वयं सेवक के रूप में शाला जाने लगे। 1996 में विश्व हिंदू परिषद जयपुर प्रांत संगठन मंत्री रहे। बाद में परिषद धर्म प्रसाद आयोग का गठन किया तो कालांतर में मुस्लिम बन गए। बंधुओं को के परिवर्तन कार्य में लग गए। केंद्रीय सह मंत्री का हार्दिक अभिनंदन करते हुए गौरव में अनुभूति करता है। शिक्षा जगत की साधिका 3 फरवरी 1953 को जन्म लेकर डॉक्टर सुशीला जी ने बचपन की अटकेलियों के साथ शैक्षिक उपलब्धियों में सदैव प्रथम स्थान पाया। हिंदी और राजनीति में वाचस्पति और मानवीय संसाधन में एमए बीए किया। लोक सेवा आयोग से चयनित होकर प्राध्यापक कॉलेज शिक्षा में सेवाएं दी। शोध निदेशक के रूप में शोधार्थियों का निरंतर मार्गदर्शन कर रही और बोलेला की वर्ण कला का नूतन आयाम मीरा मन कला दीर्घा आपके सामाजिक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण से रूबरू होने के अवसर देते हैं। चिरायु हो। पुनः मंगल कामनाएं, वंदन, अभिनंदन डॉक्टर
27 नवंबर 1939 को चित्तौड़गढ़ जिले के भलेसर गांव में जन्म लेकर प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अपने सहपाठियों में अग्र स्थान लेकर आपने एमएससी पीएचडी की शिक्षा प्राप्त कर असिस्टेंट प्रोफेसर से डीन के पदों तक शैक्षिक, प्रशैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य संपादित किए। आपके अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं। आपने शैक्षिक नेतृत्व के साथ साथ महाविद्यालय विश्व समाधान कृति में परिणित होती है। आपके भावी जीवन की मंगल कामनाएं श्रीमान डॉक्टर चतुर्थ। और मैं जिन्हें निमंत्रण दे रहा हूं वे हैं श्री वासुदेव जी भट्ट, जयपुर का हार्दिक अभिनंदन। वासुदेव जी भट्ट, जयपुर। जयपुर भट्ट घराना पिछले 200 वर्षों से प्रसिद्ध जयपुर तमाशा के संगीतमयी लोक नृत्य के लिए जयपुर का यह घराना लोक प्रसिद्ध घराना है। उसी कुल में मन्नूलाल जी भट्ट के सपूत वासुदेव जी ने 7 जुलाई 1943 को जन्म लिया। परंपरा में प्राप्त इस कला साधना को आपने नए आयाम दिए। कुशल संवाद लेखक एवं अभिनय निर्देशक, स्नातक संगीत प्रभाकर और बी के इस सम्मान समारोह में मैं अब आग्रह कर रहा हूं श्रीमान बद्रीलाल जी साहब शर्मा, सवई माधोपुर, और श्री गोपाल जी कुमावत से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप मंच पर पधारें और सम्मान के लिए श्री गोपाल जी कुमावत। एक निष्ठावान स्वयंसेवक 70 वर्षीय श्री बद्रीलाल जी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। आप संघ शिक्षा वर्ग का 3य वर्ष शिक्षित होकर सवई माधोपुर जिला कार्यवाह सह विभाग कार्यवाह जयपुर प्रांत के ग्राम विकास प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। अंबर का तुम्हें सितारा कहूं या धरती का रतन प्यारा कहूं, बेसहारों का तुम्हें सहारा कहूं या डूबतों का किनारा कहूं, गुण एक नहीं अनेक गुणों की खान है और सच में निंबा राम जी संघ की हस्ती बड़ी महान है, संघ की हस्ती बड़ी महान है। श्रद्धेय श्री सुंदर सिंह जी भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर के द्वारा आज ये जो एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हम सबके मध्य में स्थापित किए, कीर्तिमान जिन्होंने स्थापित किए, श्री सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट माननीय गवर्नर साहब की उपस्थिति में और आप सबका स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। मैं आप सबको जो मंच पर विराजमान हैं उन सबको बहुत ही विनम्रता से और प्रणाम निवेदन करता हूं। इस कार्यक्रम का इतना बड़ा रूप रहता उसकी मुझे बहुत ज्यादा कल्पना नहीं थी। आदरणीय कटारिया जी ने मुझे सूचना दी, सहयोग से मैं उदयपुर में ही रहने वाला था और इसलिए मैंने इस कार्यक्रम की हाँ भर ली। लेकिन मुझे इस प्रकार यहाँ इतना कोई विषय रखना है, केवल एक सम्मान समारोह, इसकी कल्पना थी। मुझे एक घटना याद है, जब माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री होते थे और भंडारी जी को बिहार का राज्यपाल बना करके वहां पर भेजा था। अनेक बार हम चर्चा करते हैं, विद्वानों के भाषण सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, लेकिन कैसा जीवन होता है वो एक घटना इस प्रकार का एक उदाहरण देती है। जब वो गवर्नर हाउस में गए और वापस वहां से जब निकले गुजरात के लिए, तो कहते हैं उनके हाथ में एक अटैची थी और एक बैग था। सन्यासी जीवन कैसा होता है,
प्रचारक जीवन कैसा होता है, एक कर्मयोगी का जीवन कैसा होता है। हम सबके लिए वो घटना बहुत ही प्रेरणास्पद है और आज भी हम सबको ये प्रेरणा देती है कि केवल भाषण से सादगी नहीं आती, बोलने से सादगी नहीं आती। थोड़ा भंडारी जी के जीवन के संस्मरणों को सुनना और पढ़ना यदि हम करेंगे तो, क्योंकि उस समय मीडिया में भी आया था कि इतने बड़े व्यक्ति और उनके पास अपना कुछ भी नहीं, समय के पालन के बारे में होगा। आज बहुत अच्छा लगा आदरणीय कटारिया जी ने बहुत कठोरता से 3-5 बजे कार्यक्रम शुरू किया है। ये भी जो गुण है ये हमने भंडारी जी के जीवन से भी सीखा है। वैसे तो वो संघ की कार्य पद्धति में रचे बसे थे, विकसित हुए थे, लेकिन अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई भी कार्यक्रम 1 मिनट भी देरी से उन्होंने और नहीं पहुंचे। आयोजनकर्ताओं ने गलती की होगी, लेकिन वो समय से पूर्व ही सब जगह पहुंचते रहे। सुविधा, आज हम गीत बोलते हैं, साधन की और ताकेंगे कांटों की राह हमारी है, लेकिन जैसा जीवन का दिन था 21 जून, तो जाते जाते उन्होंने अनेक हेडगेवार खड़े कर दिए। ऐसे तो उन्होंने अपने जैसे जीवन मॉडल हम कह सकते हैं, आदर्श, क्योंकि हमारी कार्य पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमने भाषण से, प्रचार से, प्रसिद्धि से ऐसे लोग खड़े नहीं किए तो दूसरों को देख करके हम सीखे और खड़े हुए। और ये जो उदाहरण जो उन्होंने डॉक्टर जी ने अपने स्वयं के जीवन का रखा, या अधिकांश हम सभी स्वयंसेवक हैं इसलिए हम जानते हैं कि ऐसे भंडारी जी जैसे कितने ऐसे श्रेष्ठ स्वयंसेवकों ने उस विकट परिस्थितियों के अंदर जिस विचार के साथ एक प्रतिबद्धता उन्होंने की, उसको जीवन भर निरंकार भावना से निभाया। और इसलिए उसको हमने ये कहा कि ये हमारा व्यक्ति निर्माण का जो काम है, इस व्यक्ति निर्माण से हम राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। और इसलिए जिन्होंने तिरस्कार किया या मजाक उड़ाई, उपवास किया, जब उनको लगा कि हमारी आंखों के सामने देखते देखते ये छोटा सा पौधा एक वटवृक्ष का जब रूप ले रहा है, देश के प्रति समर्पण का भाव, अनुशासनबद्ध जीवन, हिंदुत्वनिष्ठ जीवन से भी, और सबसे बड़ा है सेवा और संवेदना का भाव, इसको लेकर के चले हुए लोगों ने संपूर्ण देश भर के अंदर जब इस विचार के प्रवाह को स्थापित कर दिया, तब जो लोग बिल्कुल मजाक में लेते थे उन्होंने विरोध प्रारंभ किया। या इसके कारण से आज वो समाज के केंद्र बिंदु है। आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ जन मंच पर है, इनकी कोई अपेक्षा नहीं थी कभी हमको कोई सम्मानित करेगा, और इसके लिए काम भी नहीं किया। कई ऐसे जिनको जबरदस्ती बुलाया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जो काम जो खड़े किए हैं समाज के अंदर, इसका ये तात्पर्य ये हुआ कि हमने व्यवस्था को कोसा नहीं, व्यवस्था की आलोचना नहीं की, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। हमको यह लगा है कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन आना चाहिए, तो नई व्यवस्थाएं खड़ी की, और फिर हम अगले जब कदम पर चरण पर आगे बढ़े तो केवल व्यक्ति निर्माण करके और बड़ी एक निर्मित शक्ति खड़ी करना नहीं चाहते। तो वो जो निर्मित शक्ति है वो समाज के अंदर व्यवस्था परिवर्तन विकल्प प्रस्तुत करेगी। और इसलिए आज अपने इस विचार प्रवाह के साथ जुड़े हुए लोग जितने यहाँ पर मंच पर आज जिनको एक एक का परिचय हमारे सामने आ रहा है, इनको जब आप देखेंगे, इन्होंने विकल्प प्रस्तुत किए हैं। आज हम कह नहीं सकते ये पाश्चात्य इस प्रकार का मॉडल है या फिर भारत के विचार के विरुद्ध इस प्रकार की बातें हैं, नहीं।
संयम समाज को करना है। और यदि समाज भारतीय विचारों से चलने वाली किसी भी प्रकार की व्यवस्था, किसी भी वर्ग के, किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र के अंदर यदि कोई चयन करना चाहता है, तो आज यहाँ पर अनेक इस प्रकार के संगठन खड़े हैं जिनका नेतृत्व करने वाले लोग हमारे बीच में हैं, हम भी उसके अंदर से आते हैं। लेकिन हमने कहा कि केवल संगठन बनाना, केवल संस्था बनाना, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो फिर क्या करना? तो जो संगठन है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम करे, यानी हमारे विचार से प्रभावित होकर के समाज के अंदर अन्य भी जो विचार के लोग हैं, अन्य संस्थाएं भी है, वो भी इसको और अपने यहाँ पर लागू करे, स्वीकार करे उसको। ये काम भी आज हम देखते हैं कि बहुत गति से चलता है। और इसलिए कभी भारत निष्ठ हम कह सकते हैं, या राष्ट्रीय विचार को लेकर के, या जिसको हम हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व कहते हैं, इस विचार को लेकर के जब कोई बोलने वाला नहीं था, और तब जब जनसंघ का कार्य प्रारंभ हुआ, और वो जो प्रथम पीढ़ी के लोग उस समय जो जनसंघ के अंदर गए थे, और इसलिए आज एक इतना बड़ा जो परिवर्तन हम सब देख रहे हैं, तो विचार ये करना पड़ेगा कि उसके लिए कितने लोग खपे हैं, कितने लोगों ने अपना जीवन की आहुति दी है, कितने ग्रस्त कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार होम दिए, अपने घर की बच्चों की सुख सुविधाओं के ऊपर ना पड़ करके, और इस कार्य को प्राथमिकता दी, प्रामाणिकता से किया, समर्पण भाव से किया। उन सबके आदर से भी कोई होंगे, ऐसे भंडारी जी जैसे श्रेष्ठ जन, वरिष्ठ जन थे, जिनको हमने आदर्श मान करके उस मार्ग पर और चलना सीखा है। और इसलिए आज हम दावे से कह सकते हैं कि जब हम 100 वर्ष के हो रहे हैं, तो अब हम व्यवस्था परिवर्तन से समाज परिवर्तन की ओर बढ़ गए। हमको कोई अहंकार नहीं था, कभी पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। और ये भी कभी अपेक्षा नहीं थी कि हमारी व्यक्ति निर्माण की उस कार्यशाला के अंदर संपूर्ण हिंदू समाज आकर के कभी खड़ा होगा, संपूर्ण राष्ट्रीय विचारों का समाज आकर के कभी खड़ा होगा, क्योंकि वो एक अलग प्रकार का तंत्र है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन साथ में हमने ये भी निरंतर सोचना जारी रखा था, ये सब होते हुए भी, चाहे समाज के अंदर केवल पुरुष नहीं, तो मातृशक्ति है, जो महिला वर्ग है, वो भी हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। और इसलिए आज जब हमारी ताकत बढ़ गई, तो अब हम समाज परिवर्तन की ओर जब बढ़े हैं, तो हमारी अपेक्षा है आम जन से, समाज के प्रबुद्ध जनों से, इन सब कार्यों के साथ जुड़ करके देश और समाज के भाव को जन जन के अंदर स्थापित करते हुए एक परिवर्तन के प्रवाह की लंबी छलांग लगाएं और उसकी गति बढ़े। और इसी शताब्दी वर्ष के अंदर हम परिवर्तन के कुछ बिंदु आपके सामने रख के बात पूरी करता हूं। कुछ काम है जो जिसको हम कॉमन एजेंडा भी कह सकते हैं। जैसे हमने समाज परिवर्तन में एक बात रखी है, सामाजिक समरसता। ये किसी एक जाति, एक वर्ग का विषय नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र का विषय है। समता के साथ समरसता, समरस समाज हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम 75 वर्ष से स्वाधीन भी कहलाते हैं और उसका अमृत महोत्सव मना के अभी अभी रहे हैं। तो आज हमको विचार करना पड़ेगा और समाज में जो बड़े कहलाने वाले लोग हैं उनको बैठ करके मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। यदि आज भी ये भेद इसी प्रकार से समाज में जारी रहते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमको क्या कहेंगी। हम अपने पूर्वजों के बारे में बोलते हैं, उस समय साधन सुविधा नहीं थी, उनको लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, विदेशी आक्रांताओं से वो निरंतर लड़ते रहे और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी अच्छाइयां कुरीतियों के अंदर बदल गई। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज तो हम पढ़े लिखे हैं, आज हमारे पास विज्ञान है, तकनीक है, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति की एक लंबी विरासत है, ऐसे जीवन जीने वाले लोग हैं जो हमको प्रेरित करते हैं। इसलिए समरसता पर गंभीरता से समाज ध्यान दे। दूसरा बिंदु है पर्यावरण। ये पर्यावरण सबके हित का विषय है, संपूर्ण विश्व इससे चिंतित है और इसलिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण और
जो यूज एंड थ्रो जिसको कहते हैं, उस प्लास्टिक से समाज को मुक्त करना एक संस्था का विषय नहीं, एक संगठन का विषय नहीं। जिन जीवन मूल्यों पर भंडारी जी जैसे श्रेष्ठ पुरुषों ने अपना सर्वस्व समर्पित किया, उसका ये एक अंग है। आज हमको संकल्प के रूप में लेकर के चलना पड़ेगा। तीसरा एक बिंदु है, आज हमारा परिवार कैसा है। परिवार में हम साथ बैठते हैं क्या? परिवार में विघटन क्यों हो रहा है? परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि आपाधापी के इस प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर हम सब भौतिकवादी हो गए हैं। 1 से 2, 2 से 3 व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन परिवार के साथ हमारे पास समय नहीं है। इसलिए आग्रह किया है कि समाज कुटुंब प्रबोधन के रूप में अपने परिवार के सदस्यों के साथ 7 दिन में 15 दिन में बैठ करके चिंतन करे, साथ में बैठ के भोजन करे, भजन करे, साथ में बैठ करके परिवार की प्रगति की चर्चा करे, अपने बच्चों के संस्कारों की बात करे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं समाज के अंदर, इन सब महापुरुषों को अपना महापुरुष स्थापित करें। और इसलिए हर घर के अंदर, क्योंकि महापुरुष ने किसी जाति में जन्म जरूर लिया होगा, पूर्ण समाज की पूरी की रूढ़ी निवारण के लिए काम किया, समाज सुधार का काम किया, महिलाओं के उद्धार के लिए काम किया। तो वो महापुरुष सबके साझा हो सकते हैं, हमारी एक साझा विरासत है। उसके परिवार में चर्चा नहीं करेंगे तो भाषण उसका समाधान नहीं है, आयोजन उसका समाधान नहीं है। 2 बातें और है समाज परिवर्तन में। एक है स्वदेशी। स्वदेशी मतलब केवल वस्तुओं तक नहीं है, वस्तु भी एक है, लेकिन वो स्व का भाव, स्वत्व का भाव। हम कौन है? हमारा गौरव क्या है? हमारे महापुरुष कौन थे? पूर्वज कौन थे? केवल भाषण देते रहेंगे कि हमारा देश कभी विश्व गुरु था। उसका आदर्श कौन सामने रखेगा युवा पीढ़ी के सामने? वो जो स्वत्व की जो भावना जो दबी पड़ी है, वो जो स्व भाषा है, स्वभूषा है, स्व संस्कृति है, स्व परंपरा है, जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं अपनी युवा पीढ़ी के सामने, आज तकनीक के माध्यम से रखने की आवश्यकता है। अब आप किताब दे दोगे, कोई पढ़ करके उसको स्वीकार नहीं करेगा। आज जिस प्रकार का जमाना है, इस प्रकार की छोटे छोटे वीडियो क्लिप, सोशल मीडिया या फिर इन उपकरणों के माध्यम से ये सारी बातें स्थापित करने की आवश्यकता है। और एक और जो 5वां बिंदु है वो है नागरिक कर्तव्य। नागरिक अनुशासन, सार्वजनिक स्थान पर कैसे एकत्र आना। हम जब किसी कार्यक्रम में आते हैं तो अनुशासन दिखता है, समय की पाबंदी दिखती है, लेकिन हमारी जो बिरादरी उसके अंदर आयोजन करते हैं तो वहां दिखता है क्या? वहां कोई जूते चप्पल नहीं बोलता है क्या? वहां कोई सूचना पालन होता है क्या? और इसके अलावा भी जितने भी नागरिक शिष्टाचार के विषय हैं, कहीं भी सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग होगा, रोड लाइट होगा, नल होगा, रेल होगा, बस होगा, यातायात के लिए हम सभी काम में लेते हैं। तो ये स्वभाव में नहीं है, इसलिए घर घर में इस बात की हमको और चर्चा करनी पड़ेगी, तब हम इस बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सबने और स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। उन्होंने पंच प्राण की बात की। पंच प्राण, भारत का हर व्यक्ति इस पंच प्रण को लेकर के चले। उसमें पहला है एक विकसित भारत का संकल्प। हम इस प्रकार से फील करें, अंदर से गौरव होना चाहिए, हमको एक स्वाभिमान जगना चाहिए कि मैं एक विकसित भारत के अंदर रहता हूं, विकसित भारत की ओर बढ़ रहा हूं, मेरा देश विकसित भारत बन रहा है। ये चर्चा का हमारा विषय बनता है क्या? दूसरा है औपनिवेशिक, यानी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है साहब, जो है वो अंग्रेजों की देन है, और बात बात पर अपनी परंपराओं को, अपने पूर्वजों को कोसते रहना, इससे बाहर निकालना, ये औपनिवेशिक मानसिकता है।
हम एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि अनेक इस प्रकार के बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है भारत, और उसमें एक उदाहरण देना चाहिए, तो वो है कोविड की वैक्सीन। ये एक मन का भाव अपना बनना चाहिए। तीसरा बिंदु है हमारी विरासत, हमारी संस्कृति। अपने महापुरुषों को के प्रति आस्था निर्माण की जा रही है। अपने ही महापुरुषों की देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई जा रही है। ठीक है, उसके पीछे का विज्ञान हम बीच के समय में भूल गए। इसलिए जो विरासत की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ऐसे समस्त श्रेष्ठ पुरुषों को इन सब बातों को विज्ञान के साथ संबद्ध करके और स्थापित करना पड़ेगा, तब ये बातें स्थापित होगी। और इसलिए उसके प्रति, एक विरासत के प्रति, संस्कृति के प्रति हमारा एक अभिमान इस प्रकार करना चाहिए। चौथा बिंदु उन्होंने बताया था देश की एकता और समाज की एकजुटता। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। विष्णु पितामह ने, और उसमें बोला है, महाभारत के अंदर एक पर्व में आता है कि देश की सेवा वो माता के वस्त्रों के समान होती है, जिसकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य होता है। केवल सेना के बल पर राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहते, समाज को खड़ा होना पड़ता है। और इसलिए आज आवश्यकता है कि समाज इस दृष्टि से विचार करता है क्या। अनेक प्रकार के भेद खड़े करने का षड्यंत्र चल रहा है। आर्य नारी की थ्योरी विकसित की जा रही है। हर दृष्टि से तोड़ने के लिए ये आदि है। हिंदू और सनातन को भी अलग करने का षड्यंत्र है। जो सोशल मीडिया पे हम इस प्रकार की बकवास देखते हैं, हमारे जैसे प्रबुद्ध जनों को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, उनको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, उनको नजरअंदाज करना चाहिए। उसकी जगह पर समाज की एकता और एकात्मता क्या हो सकती है, इतनी बड़ी संख्या लोक देवताओं की रही, उनको आज हम स्थापित करेंगे तो ऐसे सभी जो इस प्रकार के षड्यंत्रकारी तत्व प्रयत्न कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। और पांचवा बिंदु पंच प्राण में उन्होंने जो कहा था वो नागरिक कर्तव्य के रूप में, उसके बारे में पहले बता चुका। तो इस प्रकार स्वाधीनता का अमृत महोत्सव ये हमने मना लिया। तब हम सबको एक आह्वान पूरे देश को लाल किले से ये हुआ है कि स्वाधीनता का जब 100वां वर्ष आएगा, अर्थात 2047, ये 25 वर्ष का जो समय है ये है अमृत काल का समय। और इस अमृत काल के समय के अंदर हम सबको एक गति बढ़ानी पड़ेगी, जीवन का एक संकल्प व्यक्त करना पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे काम जो दिखते हैं, जो प्रतिभाएं जो हमारे सामने तो बैठे हैं, जिन्होंने ये काम किए हैं, इनके साथ कहीं न कहीं हमको इस दृष्टि से जुड़ना पड़ेगा। वैचारिक संघर्ष भी है, भारत के विचारों को स्थापित करने की एक चुनौती भी है, अनेक प्रकार के जैसे लगता है षड्यंत्र भी है, लेकिन विश्वास चाहिए। अटल जी की वो कविता की पंक्तियां हैं, उन्होंने डॉक्टर जी के ऊपर लिखी थी, कभी थे अकेले हुए आज इतने, तब न डरे तो भला अब डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान है जो हमसे टकराएगा मौत अपनी मरेगा, कदम बढ़ा है पीछे न हटेगा, सूरज के सम्मुख अंधेरा न टिकेगा, निडर है हम, अजर है हम, अमर है हम, क्योंकि सिर पर वृद्ध करता पूज्य भगवान हमारा। ये एक संकल्प आप चाहिए कि समाज हमारे साथ है, हमारी केवल अपनी ताकत नहीं है, समाज भी हमारे साथ है और उसको लेकर के हम चले। लेकिन ये करते समय एक कथा के बात पूरी करता हूँ। एक राजा थे जो एक जंगल के अंदर भटक गए, बड़े प्यासे से अपने घोड़े को लिए खड़े थे। तो एक पेड़ के नीचे जाकर वो बैठे, तो उन्होंने देखा कि पास के अंदर और एक साधु बैठा है, कुटिया लगा के, जरूर वहां कोई जल वगैरह मिलेगा। तो उन्होंने जाके महाराज को प्रणाम किया। एकदम कृष्णाय शरीर, बिल्कुल पसलियां बाहर दिखती हुई, एक लंगोट बैल वहां पर बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज मुझे प्यास लगी है,
थोड़ा आप यदि जल दे देंगे तो महाराज ने कहा कि वो जो पेड़ है ना उसके नीचे जाकर के आप मांगो, पानी मिल जाएगा। ये वहां जाकर के गया, परीक्षा लेने की दृष्टि से मांगा तो पानी मिल गया। ऐसे ही वो क्रम चलता है, भोजन मांगता है तो भोजन मिल जाता है, विश्राम की इच्छा होती है तो बिस्तर मिल जाता है। अब इसके दिमाग में, और फिर क्या अंत में वो महाराज को प्रणाम करके वहां से निकल जाता। चलते चलते उसको रास्ते में एक विचार आया, ये तो पेड़ इतना सब कुछ दे सकता है तो ये महाराज बिल्कुल ऐसे क्यों बैठे हैं? ऐसा लगता है कि उन्होंने कई दिन से भोजन भी नहीं मिला इनको। तो वापस गए, जाकर के प्रणाम करके पूछा कि महाराज एक बात मेरे ये दिमाग में आ रही है कि जब ये यहाँ इतना सब कुछ मिल सकता है तो आप इन अभावों के अंदर क्यों बैठे हैं? तो महाराज ने कहा कि मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ और जैसा आपको दिख रहा हूँ कृष्णकाय, नंगे बदन, मेरे जैसे जो लोग यहाँ तपस्या और साधना करते हैं उसके कारण से ये जो पेड़ है सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसलिए अब सब कार्यकर्ताओं में ये मार्गदर्शन है कि भंडारी जी जैसे जो जीवन है उन्होंने जो तपस्या की है इसलिए आज ऐसे मिल रहा है। इसलिए कहीं कहीं उस दिशा में हमको जाने का कर्तव्य हमारा भी बनता है। और ये एक बड़ा मन रख करके हम सब उनके पद चिन्हों पर चले, शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास की निष्कंप जलाकर, कोटि कोटि पद बढ़ रहे निरंतर, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पद की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी, कल को बिना झुके न रहेगी। धन्यवाद। अभूतपूर्व तरीके से किया। आइए पुण्य पथ के प्रतीकों का मार्गदर्शन करें। ये है हमारे बीच श्रीमान मिट्ठू लाल जी स्वर्ण का शैक्षणिक उत्कर्ष की उद्दाम लहर, प्राध्यापक एवं समाजसेवी श्री ओम प्रकाश जी गहलोत के होनहार सपूत श्री निर्मल जी का जन्म 13 अगस्त 1991 को जोधपुर में हुआ। हिंदी साहित्य कला निष्णात श्री गहलोत साहब को विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि भी प्राप्त है। 24 वर्ष की आयु में आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक सुनहरे स्वप्न लोगों को जोधपुर की धरती पर साकार स्थापित किया। बहुत छोटे स्तर पर प्रारंभ 2002 में इनके उत्कर्ष क्लासेज प्रकल्प आज सूर्य नगरी की प्रभाव विस्तारित कर रहा है। नूतन मनोवैज्ञानिक विधाओं के साथ, प्रत्यक्ष शिक्षण के साथ 650 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन रहा है। हे उदार शिक्षाविद, इस अवसर पर ट्रस्ट आपका स्वागत करता है, सम्मान करता है। 1978 में आपका जन्म हुआ है। जो नीति और अनुशासन ही जीवन लक्ष्य, श्री रामपाल जी ओझा के सुपुत्र श्री घनश्याम जी का जन्म 12 अगस्त 1954 को हुआ। बीएससी तक की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते विद्यार्थी काल से ही नीति अनुशासन, ईमानदारी एवं मानवता के जीवन मूल्यों को जीवन लक्ष्य मानकर उद्योग जगत के ये नामी हस्ताक्षर समाज सेवा की ओर उन्मुख हुए। सामाजिक सरोकार, जोधपुर नगर निगम के अध्यक्ष, सारावत ब्राह्मण के न्याती समाज के अध्यक्ष, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रधान संरक्षक, राजस्थान स्काउट व गाइड जोधपुर डिवीजन के प्रमुख, जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे थे, लायंस क्लब के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष रहे। सुरेश कुमार जी कटारिया उदयपुर का हार्दिक अभिनंदन। बचपन से स्वयं सेवक, 16 अगस्त 1942 को विभाजित भारत के क्वेटा शहर में पिता श्री तोलाराम जी एवं मातु श्रीमती पुत्री देवी की क्रीड़ा को आनंदित करते आपका आविर्भाव हुआ। बचपन में ही 10 वर्ष की आयु में आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक हो गए। स्नातक एवं विधि स्नातक होकर आपने मिनरल एवं माइनिंग में प्रतिष्ठा परक व्यापार किया। संघ के दायित्व सिविल कला से की अनेक पदों पर। भारतीय सड़क कांग्रेस के आजीवन सदस्य, ब्रिज कमेटी B1 IRC के तकनीकी सदस्य रहते आपने अभियंता के रूप में श्रेष्ठ मानदंडों वाले काम संपादित किए। उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य सरकार ने आपको स्टेट मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया। आप मुख्य अभियंता एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम
महाप्रबंधक राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम रहे। आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल गौरवपूर्ण तरीके से पूर्ण किया। नदी घाटी के मूल स्वरूप को पुनर्निर्माण का कार्य किया। हम अभिवादन करते हैं महापौर गोविंद सिंह जी का उदयपुर। जयपुर का हार्दिक अभिनंदन। अभावों में कला बचपन 2 अक्टूबर 1955 को कल्याण जी के रास्ते में जन्मी विमला जी पिता श्री बाबूलाल जी एवं माता श्रीमती सोनी देवी के घर जयपुर में मानो सौभाग्यलता से विकसित हुई है। शिक्षा की ज्योत कचरा बीनने वाले 5 बच्चों से घर से विद्यालय शुरू किया। सामुदायिक भवन, पार्क और तिरपाल के नीचे बड़ी कठिनाइयों में आपने शिक्षा साधना चलाते हुए आज आप 2 भवनों में 356 विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन में लगी है। 35 बच्चे तो आपके साथ ही रहते हैं। उपलब्धियां 60 रहने वाले बच्चों में एक बालिका सरकारी सेवा में है, एक MA BEd है, एक नर्सिंग कर चुकी है, एक बालक LLB कर रहा है तथा 2 बालक परीक्षा की तैयारी में है। इसके साथ ही संगीत, कंप्यूटर, आर्ट, ड्राइंग, डांस, गेम्स आदि की गतिविधियां संचालित होती है। 30 फरवरी 1950 को जन्मे भीलवाड़ा निवासी श्री चौधरी जी देश के हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम जैसी उद्घोषणा वाले भारतीय मजदूर संघ में पिछले 52 वर्षों तक सक्रिय रहे तथा 30 वर्षों से प्रदेश मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व संभालते रहे। स्वनाम धन्य शंभू दादा के साथ श्री प्रभाष जी 1970 से 2003 तक शंभू दादा के संरक्षण संगठन का कार्य करते रहे। अखिल भारतीय निर्माण मजदूर महासंघ के आप 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। दीर्घ जीवन की कामना करते हुए हम गदगद हृदय हैं। ये हैं श्रीमान प्रभाष जी चौधरी भीलवाड़ा जी। असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी साहब कटारिया। मेवाड़ की भूमि में तुमने बाग लगाया, मेवाड़ की भूमि में तुमने बाग लगाया और ज्ञान के तमस को हटा ज्ञान का दीप जलाया। तुम्हारी कर्मदा शक्ति पर हमें बहुत नाज है। तूफानों में भी तुमने मंजिल पर कदम बढ़ाया। ऐसे महामहिम आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया। और प्रयत्न करने के बाद उन्होंने उनके मन में इस प्रकार का पढ़ते पढ़ते भाव पैदा हुआ कि मुझे अपने जीवन को देश के श्रेष्ठ कार्य के लिए समर्पित करना है। जब न तो देश आज़ाद हुआ था, न कोई आज़ादी की बात हो सकता था, न संघ के बारे में कोई सोचता तो गाड़ियाँ मिलती थी। ऐसे समय में निश्चय किया कि नहीं, तो संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर हेडगेवार के भी दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। और उस कारण से जब डॉक्टर जी बीमारी की अवस्था में जो उनका भौतिक वर्ग में हुआ कि मैं आज छोटा भारत देख रहा हूँ, तब मन का निश्चय किया कि छोटे भारत को बड़ा भारत बनाएंगे। आज हम कम संख्या में लोग हैं और अधिक संख्या में लोगों को तैयार करेंगे। और इसलिए दोनों पंडित दीनदयाल जी ने भी और भंडारी जी ने भी अपना जीवन अपने घर वालों को कहा कि हमारा ये जीवन देश के कार्य के लिए ही है। घर वालों ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन गुरुजी ने कितनी बड़ी परीक्षा दी। गुरुजी ने दीनदयाल जी को प्रचारक बना, भंडारी जी को प्रचारक नहीं। भंडारी जी को कहा कि कुछ खाना कमाना सीखो, फिर बाद में सोचें। और भंडारी जी को जब ये कहा तो यहाँ आकर वकालत शुरू की। वकालत में उनका मन नहीं लगा कि यहाँ कोई उल्टा पुल्टा करना पड़ता है, ये मेरे बस का रोक लेते। फिर वो यहाँ उस समय जो है मुड़िया जी स्कूल चलाते थे, 10वीं तक का शिक्षा हुआ, उसमें वो प्रधानाध्यापक बन गए। और इसलिए उदयपुर का हर बच्चा उनको मार्शा के नाम से जानता है। पहली संघ की शाखा उदयपुर में शुरू करने का श्रेय अगर किसी को है तो भंडारी जी ने, और भंडारी जी ने जिनको स्वेच्छे बनाया, उनके और उनकी खानदान पूरी कांग्रेस तक थी, लेकिन विचारों से जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो मैं सोचता हूँ भंडारी जी के जीवन को हमने जितना नजदीक से देखा, वास्तव में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक ऐसे संपन्न परिवार का बच्चा सारा सब छोड़ करके दोबारा गए नौकरी करने के बाद कि गुरुजी अब मैंने खाना कमाना सीख लिया है, अब मालिक बना करके
भेजा था। मैं सोचता हूँ कि भंडारी जी को याद किया जा रहा है तो इसलिए नहीं कि वो किसी पार्टी के महामंत्री थे, कभी वो राज्यपाल थे इसके लिए याद नहीं करते। भंडारी जी को बढ़ने का प्रयास किया और कुछ समझाने का प्रयास किया। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।